और हमारे पास स्ट्रॉन्ग लॉजिक है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए। उसमें सबसे पहले तो ये है कि कोई भी व्यक्ति माँ के पेट से जल जंगल जमीन लेके पैदा नहीं हुआ। कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं, हम उसके मालिक हम क्यों नहीं हैं, हमारा हिस्सा कहाँ गया, किसने हमारा हिस्सा खाया। अगर हम उसकी विवेचना करें कि हम उसके मालिक क्यों नहीं बन पाए, तो उसका जवाब मनुस्मृति में मिलता है। हमारे पढ़ने लिखने पर, व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर मनुस्मृति में धार्मिक बंदिश लगाई गई, जिसकी वजह से भारत के अछूत और शूद्र और महिलाएं वो संपत्ति से, व्यापार से और पढ़ने से वंचित रहे। तो जब ये प्राकृतिक संसाधन कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ, तो कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं, उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है। अगर हमें भी ये धार्मिक बंदिश ना लगी होती, हम भी व्यापार, हमारे लोग भी व्यापार कर रहे होते, हमारे लोग भी पढ़ाई किए होते, हमारे लोग भी प्रॉपर्टीज के मालिक बने होते, तो आज हम हर क्षेत्र में आगे मिलते। लेकिन मनुस्मृति में लगी धार्मिक बंदिश की वजह से हम संपत्ति के मालिक नहीं बन पाए, प्रॉपर्टीज के मालिक नहीं बन पाए, हम लोग व्यापारी नहीं बन पाए। इसीलिए हम बड़े बड़े कारखाने, मिल, फैक्ट्रियां, उनके मालिक नहीं बन पाए, कॉरपोरेट नहीं बन पाए। अब सवाल यह है कि सारे संसाधन तो पहले हजारों साल से कुछ ही लोगों के कब्जे में रहे। एक पर्टिकुलर वर्ग ही पूरे देश के व्यापार पे काबिज रहा, एक पर्टिकुलर वर्ग का ही पढ़ने पढ़ाने पे कब्जा रहा। तो हमारा तो फिर हम लोग इन क्षेत्रों में आगे कहां से आते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए, इसके ऊपर अगर बात शुरू की जाए तो उसमें एक तो लॉजिक यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी जजमेंट है, और उस जजमेंट से पहले हमें अपने बाबा साहेब के बनाए संविधान के आर्टिकल 37-38 पढ़ना चाहिए, जिसमें खुद बाबा साहेब ने कहा है कि यह सरकारों की जिम्मेदारी है कि नेचुरल रिसोर्सेज को सभी लोगों में समान रूप से वितरण करें। क्या वास्तव में प्राकृतिक संसाधनों का सभी वर्गों में समान रूप से वितरण हुआ? नहीं हुआ तो जिम्मेदारी किसकी थी, दोषी कौन है? तो एक तो पहला कारण यह है कि सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। दूसरा तर्क यह है, अगर हम कहीं बस में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, तो ट्रेन के अंदर जो उस कंपार्टमेंट के अंदर आपके अगल बगल और सामने जो लोग बैठे होते हैं, अगर लंबा सफर है तो कुछ ही देर में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। आप कहां से हैं, क्या नाम है आपका। जब आप अपना नाम बताते हैं तो वो पूछते पूरा नाम क्या है। पूरा नाम पूछने का मतलब वो आपकी जाति पूछ रहा है, और जैसे आप ये कहेंगे बस और कुछ नहीं है, खाली राजेंद्र कुमार है, वो अंदाजा लगा लेता है कौन है, और उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। दूसरा ये कारण है कि आपके नाम की वजह से प्राइवेट सेक्टर में आप काबिल होने के बावजूद इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके नाम से पता लग जाएगा आप कौन है, तो आपका सिलेक्शन 90%, 95% तो होने वाला नहीं है। तीसरा कारण यह सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट है, जो सरकार से जमीन लेके जिन लोगों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले हैं, स्कूल्स के अंदर 25% रिजर्वेशन उसने ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी को दिया है। तो देश के जितने इकोनॉमिक जोन हैं, बने हैं, सेस जो बना है, उसमें जो जमीनें एक्वायर किसानों की करके और वहां उनको सस्ते दाम पे बड़े बड़े कॉरपोरेट को दी गई है, इंडस्ट्रीज बन गई वहां। अब इंडस्ट्रीज बन गई सस्ते दाम पे सरकार से जमीन लेके, तो जो तर्क सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वहां लागू होता है कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी 25% ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के बच्चों को एडमिशन मुफ्त में उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, तो वही तर्क यहां भी लागू होता है। आपको जमीनें मिली है, गुजरात की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, बिहार की सरकार ने, कोई ऐसी सरकार नहीं है जिन्होंने ये कॉरपोरेट के लिए, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए सस्ते दर पे जमीनें ना दी हों।
तो जब सस्ते दर पे आपको जमीनें मिली, एक तरफ तो आपको जमीनें सरकार के द्वारा सरकारी मदद से सस्ते दर पे मिल गई, और मिलने के बाद जो इंडस्ट्री आपने खड़ी की, उस इंडस्ट्री के लिए सरकारी मदद से बैंकों से आपने लोन लिया। बैंकों के अंदर पैसा हमारा सबका है, जमीन सरकार से ले ली, पैसा हम सबका खर्च हुआ, देश की जनता का खर्च हुआ, इंडस्ट्री के मालिक आप बन गए। तो जब आप सरकार की मदद ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन लेकर इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, तो यह भी एक मजबूत तर्क है, आपको उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं मानता हूं कि अगर भारत को ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, कुछ लोग, कुछ जातियां अगर डेवलप कर जाएंगी, देश डेवलप नहीं होगा, देश पीछे छूट जाएगा। क्योंकि देश के अंदर अभी भी 88% SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज के लोग हैं, और उन 88% में भी, यानी पूरे देश की पॉपुलेशन में अगर आप देखेंगे तो 80% गरीब है। देश की सरकारों ने साजिश के तहत एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि हायर एजुकेशन में SC, ST की अगर बात करूं तो 99%, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप डाटा चेक कर सकते हैं, आप तो सरकारी डाटा से पढ़ रहे थे अभी, मैं बिना डाटा के बता रहा हूं आपको। देश में लगभग 4.5 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मिला के। अगर पूरे इंडिया का अलग अलग स्टेट का और सेंटर का स्टडी कर लीजिए, मैं तो मंत्री रहा हूं तो मुझे मालूम है, कोई विभाग चल रहा है 22% पे, कोई विभाग चल रहा है 32% स्टाफ पे, कोई चल रहा है 25% स्टाफ पे, कोई चल रहा है 40% स्टाफ पे, कोई चल रहा है 45% स्टाफ पे। हाईएस्ट जो है ना 62% एक विभाग में कर्मचारी है। जो हाईएस्ट जहां भर्ती हो चुकी है वहां पे भी 38% पोस्ट खाली है, यानी अगर इसकी एवरेज में निकाले तो 50% सीट तो खाली है। यानी 4.5 करोड़ में से 2.25 करोड़ केवल सरकारी नौकरी में लोग हैं पूरे देश के अंदर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब मिला के। 2.25 करोड़ में SC, ST की जनसंख्या ही अपना 45 करोड़ है। 2.25 करोड़ में उनकी रिजर्वेशन लगा लो, 22.5% कितना हो गया, 45 और कुछ और लगा लो, 47-48%, वो 47-48 लाख लोग केवल सरकारी नौकरी में आ सकते हैं। 45 करोड़ की जनसंख्या में से 47-48 लाख लोग सरकारी नौकरी में आ भी जाएं, तब भी 44 करोड़ और लगभग 55 लाख बेरोजगार रह जाएंगे। अगर मैं दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज की DTU की बात करूं तो उसमें एक साल की फीस, केवल एक साल की केवल फीस 2.5 लाख रुपया है। NSUT की 2.5 लाख रुपया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका 2.5 लाख से भी ऊपर है। हॉस्टल का खर्चा अलग है, खाने का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और जोड़ लीजिए। यानी एक डिग्री करने के लिए, इंजीनियरिंग की डिग्री आपको करनी है, आपको बच्चे को तो कम से कम चाहिए 15 लाख, लॉ की डिग्री करनी है तो चाहिए 20 लाख, और अगर IIM करना है, IIM से MBA करना है तो आपको चाहिए 50 लाख। और देश में SC, ST के 99% लोग, OBC के 95% लोग, और माइनॉरिटीज के भी लगभग 95% लोग ऐसे, जो जिनके माँ बाप की पूरे परिवार की इनकम अगर जोड़ ली जाए तो हर महीने पूरे देश का डाटा अगर आप देखेंगे तो 3,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए के बीच है। तो जिनके पूरे परिवार की इनकम 3,000 रुपए से 20,000 के बीच है, क्या उनके बच्चे इतनी बड़ी डिग्री लेने के लिए खर्चा उठा सकते हैं उनके माँ बाप? क्या एक तरीके से सरकारों ने साजिश करके पढ़ाई छीन ली, और दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज कर दिया, नौकरियां सब चली गई, नौकरियां भी खत्म कर दी, और ऊपर से सब कुछ प्राइवेट होता जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो भारत का वो समाज जो लगभग 88% है, जो पिछड़ गया है, वो मुख्य धारा में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब केवल वो समाज नहीं पिछड़ेगा बल्कि पूरा देश पिछड़ जाएगा। तो पूरे देश को अगर तरक्की करनी है तो पूरे देश में रहने वाले सभी जाति वर्ग के लोगों को लेके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सरकारों की जिम्मेदारी है, और अफर्मेटिव एक्शन हुए तो कुछ लोग आगे निकल के आए। तो देश को अगर तरक्की करनी है तो मैं समझता हूं प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। और स्ट्रॉन्ग लॉजिक है उसके पीछे, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं वो। जितने देश के अंदर बड़े अमीर लोग हैं
सरकारी ठेके मिलते हैं उनको। और आपको तो शायद बहुत लोगों को शायद ना पता हो, मैंने तो गवर्नमेंट में रह के देख लिया, जो टेंडर बनता है, टेंडर की जो डिस्क्रिप्शंस बनती हैं, उसमें जानबूझ के ऐसी टर्म कंडीशन डाल दी जाती है नया आदमी आ ही ना पाए। कभी नया आदमी ठेकेदारी में आ ही नहीं सकता। उसमें पहले एक सीमा डाल देते हैं कि कम से कम उसका 1 साल का टर्नओवर 50 लाख हो। अब जो न्यू कमर नया काम शुरू करने वाला है, 50 लाख का कहां से दिखाएगा कि उसने 50 लाख का 1 साल का टर्नओवर है? तो डे 1 ही बाहर हो गया, अप्लाई नहीं कर सकता। यानी सरकारी स्तर पे साजिश चल रही है कि कुछ ही लोग को बढ़ाना है। तो जब कुछ ही लोग को बढ़ाना है तो सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, तो हमारे तो सब लोग पिछड़ जाएंगे। इसीलिए मैं समझता हूं स्ट्रांगली, मैं इस मुद्दे को सपोर्ट करता हूं, और 25 दिसंबर को 1 बजे जंतर मंतर पे भी स्ट्रांगली हम इस बात को रखेंगे।